ह्यूमन। ये पेड़ क्या है? ह्यूमन। और जो ये आंधी तूफान है ये क्या है? स्ट्रेस, या हम कहें चैलेंजिंग टास्क इन लाइफ में जो हम चैलेंज फेस करते हैं, या फिर हम कहें बिल्कुल एडवर्स कंडीशन, इसमें सब कुछ आ जाता है भाई। और अब आप मुझे ये बताएं, आप चल रहे हैं भाई, ठीक है, और आपकी लाइफ में स्ट्रेस, चैलेंज और एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन। इसे आप ठीक करिएगा, ये लेसन 7 नहीं, लेसन 9 है, ठीक है। लेसन का नाम रेजिलियंस है, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, एज यू नो दैट। ओके, इससे पहले हम 6, 5, 7, 4 हर एक लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन 9 है, ठीक है। अब रेजिलियंस क्या है? जब हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया ना, तब हमें कुछ चीजें समझी। सबसे पहले हमने क्या समझा? पॉजिटिव इमोशन। अब ये तो आपको समझ में आ गया था, है ना, पॉजिटिव इमोशन क्या होता है। उसके बाद हमने ना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किया था, जहां पर हमने समझा स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है ना, वीकनेसेस क्या होती हैं। अगर आपसे कभी कोई आपकी स्ट्रेंथ पूछ ले, तो आप अपनी लाइफ को गौर करके, उसको थोड़ा स्टडी करके आप समझ पाए कि हाँ एक्चुअल में मेरी स्ट्रेंथ ये है। या आपकी किसी जॉब में आपसे पूछ ली जाए स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के आधार पर, द बेसिस ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, आप बता सकें कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है ना। तो हमने स्ट्रेंथ को समझा। वहां पर मैंने क्या कहा था? स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी। एबिलिटीज काफी सारी हो सकती हैं, है ना। और वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था, जिसको मैंने कहा था रेजिलियंस स्ट्रेंथ हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर भी, उसकी रेजिलियंस स्ट्रेंथ है या नहीं। तो भाई रेजिलियंस कहाँ से आई, कौन कौन सी टर्म्स हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है ना, ये कैसे ह्यूमन वेलबींग को अफेक्ट करती है, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पहला ही टॉपिक नजर आ रहा है, रेजिलियंस इज द फर्स्ट टर्म, इनविंसिबिलिटी इज सेकंड एंड इनवल्नरेबिलिटी इज द थर्ड वन टर्म, है ना। अब ये कैसे एक दूसरे से डिफर हैं, ये हम स्टडी के दौरान देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते थे और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए एग्जांपल से शुरू करें। अगर आपको एग्जांपल समझ आ जाता है, तो आपको सारा का सारा चैप्टर बस चुटकियों में समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा सा पेड़। ये क्या है? ट्री। अब भैया आप यूं समझ लीजिए, जो भी है ये ठीक है, लेकिन है ये ट्री। हम इसको लिख लेते हैं, ये ट्री है, पेड़ है, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पे क्या चला हुआ है भाई? बिल्कुल स्टॉर्म आया हुआ है, तूफान, आंधी तूफान होता है ना, हवा चली हुई, आप ये कह सकते हैं, काफी तेज हवा, ठीक है। अब ये जो हवा चल रही है, कभी इधर और कभी उधर, तो अब मुझे ना इस हवा का क्या इफेक्ट होगा इस पेड़ पर स्पेसिफिकली। अगर आपके आंगन में है ना, घर में है, या आपके किसी प्लॉट में लगा हुआ है बड़ा सा पेड़, आपने देखा हो, और आंधी तूफान आया हुआ है, तो वो क्या करता है? कुछ यूं मूव करता है ना। तो इतनी तेज तेज मूव करता है कि वो जमीन तक को टच कर देता है। कई बार इतने बड़े और इतने फ्लेक्सिबल पेड़ होते हैं ना, लचीले पेड़ होते हैं, वो उस आंधी तूफान में क्या करते हैं? जमीन को टच कर देते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? वो टूटते नहीं है। लेकिन यहाँ पर चांसेस क्या है? अगर वो पेड़ टूट जाएगा तो हम क्या कहेंगे? उस पेड़ में स्ट्रेंथ नहीं थी, वो मजबूत नहीं था, ऐसा कहते हैं ना हम। लेकिन मान लीजिए वो नहीं टूटता, वो क्या करता है? हवा आएगी जब तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हवा के जाने के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट, जैसी उसकी कंडीशन पहले थी, उस एडवर्स कंडीशन से पहले, वैसे ही वो पहले हो जाएगा जैसे वो पहले था। हम कह सकते हैं एज इट इज, जैसे आपने आंधी तूफान से पहले देखा वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रही बात एक और, यहाँ पर चेंज हो सकता है कि कुछ टहनियां, जो कुछ ब्रांचेस हैं इसकी, टूट सकती हैं उस तूफान में। अब वो जो ब्रांचेस टूटेंगी, तो आप क्या देखेंगे? कुछ टाइम बाद वहां से कुछ नई टहनियां निकल के आ रही हैं। समझ पा रहे हैं? अब आप कहेंगे कि ये कहानी क्यों सुना रहे हैं हमें? भाई अब ये कहानी ना अपनी ही है सभी की। अब आपको समझ आएगा मैं कैसे कह रहा हूं। तो ये टर्म्स आपको पता चलेगी कैसे डिफर करती है एक दूसरे से। तो अब रेजिलियंस क्या है, इसको हम समझते हैं। अब आप ये क्या है? ह्यूमन। ये पेड़ क्या है? ह्यूमन। और जो ये आंधी तूफान है ये क्या है? स्ट्रेस, या हम कहें चैलेंजिंग टास्क इन लाइफ में जो हम चैलेंज फेस करते हैं, या फिर हम कहें बिल्कुल
एडवर्स कंडीशन, इसमें सब कुछ आ जाता है भाई। अब जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी उसकी लाइफ चल रही है। तो एडवर्स कंडीशन काफी विपरीत परिस्थितियां हम कहेंगे कि आपकी लाइफ में हवा का काम कर रही है। और अब आप मुझे ये बताएं, आप चल रहे हैं भाई, ठीक है, और आपकी लाइफ में स्ट्रेस, चैलेंज और एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? आपकी लाइफ में अप एंड डाउन होंगे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, भी मैं कैसे इनको क्या करूं, इनको रिजोल्व करूं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजोल्व करूं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। होता है ना, अगर आप टूट जाएं और उनसे हार मान जाएं तो आपके अंदर रेजिलियंस नहीं होगा, ऐसा कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आप जो उनसे क्या करें, आउटकम उससे जो बाहर निकाल पाए, अपने आप को बाउंस बैक कर पाए उन सेटबैक से जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ रहे हैं, तो कहेंगे कि हाँ, आप में क्या है, स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ का जो नाम होगा ना, उस एबिलिटी का नाम होगा भाई रेजिलियंस। समझ पा रही है मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? होप यू अंडरस्टैंड। इस एग्जांपल से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि रेजिलियंस क्या है, कि आपकी जो विपरीत स्थितियों में भी, एडवर्स कंडीशन में भी आप क्या कर रहे हैं, दोबारा बाउंस बैक कर पा रहे हैं अपनी सेटबैक से, अपनी लाइफ की चैलेंजेस से, उन एडवर्सिटीज से आप है जो बाहर निकल पा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से आप है जो जी पा रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज रेजिलियंस। Hopefully you understand what the meaning of resilience is, है ना। अब बात करते हैं इनविंसिबिलिटी और इनवल्नरेबिलिटी। अब ये दोनों ही टर्म ना अनरियलिस्टिक सी हैं। आपको लगेगा, क्या लगेगा अभी मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई आपने ऐसा पर्सन देखा है कि उसकी लाइफ में इतने अप एंड डाउन आ रहे हैं, प्रॉब्लम, नौकरी चली जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, उसी के देश में वर्ल्ड वॉर हो जाता है, मान लीजिए आप, और उसको कोई इफेक्ट भी ना हो, कुछ भी ना हो, वो एज इट इज ज्यों का त्यों खड़ा रहे। लगता है आपको ऐसा होगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इनविंसिबिलिटी और इनवल्नरेबिलिटी क्या कहती है? इनविंसिबिलिटी कहती है कि सुपर हीरो हु नेवर गेट्स हर्ट, जिसको फीलिंग्स से कोई अफेक्ट होगा नहीं, ठीक है, वो है जो बिल्कुल स्ट्रांगली वहां पर खड़ा रहेगा। हमने कहा कि कोई पेड़ है, हवा चल रही है लेकिन वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसका पत्ता भी नहीं हिल रहा, या पत्ते हिल रहे लेकिन वो नहीं हिल रहा, ठीक है, ऐसा काम हो गया। तो ये इनविंसिबिलिटी है, जो कि इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है ना। इनवल्नरेबिलिटी क्या कहती है? अब उसका पत्ता भी नहीं हिल रहा, इनवल्नरेबिलिटी, कि आप एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह हैं, कि आपको हवा महसूस तक नहीं हो रही, आप पत्थर के इंसान हैं, आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, तो आप पे इफेक्ट भी नहीं कुछ होगा, तो वो कहती है इनवल्नरेबिलिटी। अब आपको पता चला कि रेजिलियंस, इनविंसिबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी, हाउ दीज टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। समझ आ रहा है आपको? तो होपफुली आपको समझ आ गया। और अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया रेजिलियंस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप उन जो एडवर्स कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं बाउंस बैक के लिए, जैसे कि एक पेड़ करता है तेज हवाओं में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अगर पेड़ टूट जाएगा और अगर आप हार जाएंगे तो आप में रेजिलियंस, स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी नहीं होगी उन एडवर्स कंडीशन से बाहर निकलने की, जिसे हम रेजिलियंस या उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं वो आप में स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ का नाम रेजिलियंस दे दिया गया है, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीजें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जल्दी जल्दी। क्या करेंगे भाई जल्दी जल्दी? रेजिलियंस को ना एक कॉपिंग से और कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपने शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप क्या करें, कोप अप कर रहे हैं। अगर अब नहीं कहा तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा होगा कि जब आप ना, आपकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, एडवर्स कंडीशंस हैं, उसमें आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ओवरऑल क्या कहते हैं कि हम ना उनसे कोप अप कर रहे हैं, है ना, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोपिंग और रेजिलियंस बोथ आर सेम? आपको लगता है कि दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और देखिएगा। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी पोस्ट ठीक ठाक है, मतलब आप परेशान काफी रहते हैं उस पोस्ट पे, हम कह सकते हैं डी ग्रुप की नौकरी है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जो लोअर ग्रेड पे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको जो बड़े ऑफिसर्स हैं उसको थोड़ा प्रेशराइज करके रखते हैं, तुम्हें ये भी करना है, वहां भी जाना है, ये सब भी करना है ना। तो ऐसा होता है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो डी ग्रुप वाला पर्सन क्या कर रहा है, काफी परेशान है भाई, ठीक है। अब इन परेशानियों से उसकी लाइफ में मेंटल वेलबींग पर काफी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है, मैं कैसे इनसे बाहर निकलूं। तो उसने एक अल्टरनेटिव वहां पर फाइंड किया कि मैं क्यों ना एक नया एग्जाम दूं और मैं इसी ऑफिस में अपर पोस्ट पे जाके लग जाऊंगा, ठीक है।
मुझे है जो अपर पोस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं कहूँ मेरा प्रमोशन हो जाएगा अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर कर दूंगा। तो उस दौरान अभी ओवर द नाइट का तो कॉन्सेप्ट है नहीं भाई, रात को उसने एग्जाम दिया, सुबह वो अफसर है जो गाड़ी लेके आएगा लाल बत्ती वाली, ऐसा तो नहीं होने वाला कहीं भी, है ना। तो ओवर द टाइम ये डिपेंड करता है कितना टाइम उसको लगेगा, और इस टाइम के दौरान उसे क्या करना पड़ेगा, उन एडवर्स कंडीशन में जो उनके ऑफिस में जो उनको स्ट्रेस किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स कंडीशन बोल देते हैं। और उनसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, है ना। तो उनमें टाइम भी उसको थोड़ा व्यतीत करना पड़ेगा अपना। तो वो क्या करेगा, कोपिंग स्किल्स का, मैकेनिज्म्स का यूज करेगा। आप मुझे बताएं, जैसा कि मैंने कहा तूफान रुकने के बाद वो खड़ा हो गया, है ना, पेड़। तो अब क्या होता है, यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करने के बाद उसने एग्जाम दिया, इवेंचुअली वो क्या कर लेता है, एग्जाम को पास कर लेता है। 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, और वो क्या बन जाता है, ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा। अब इतना टाइम पीरियड हुआ भाई, उसके बाद वो ऑफिसर बना, और तब हम उसको क्या कहेंगे, वो था भाई उसका रेजिलियंस। ठीक है, तो आप कहेंगे कोपिंग मैकेनिज्म क्या था भाई। कोपिंग मैकेनिज्म वो था जब उसके ऑफिस में मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई तुम्हें यहां भी जाना है वहां भी जाना है, अब उसको स्ट्रेस होने लगा इसी बात पे। तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से बात करना शुरू कर दिया, फोन पे बात करना शुरू किया, अरे यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, यहाँ दिमाग खराब करके रखा है, कभी ये फाइल मंगाते कभी वो कहते हैं, और फिर कहते हैं उसको वापस रख के आओ। तो अपने फ्रेंड्स को क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है। एक उसने मैकेनिज्म या हम कहें टेक्निक निकाली कि हाँ मैं उस दौरान इमीडिएट जो स्ट्रेस मुझे हो रहा है मैं उससे कैसे रिलीव करूं। या उसने सोचा जब भी मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो मैं ऑफिस से बाहर चला जाऊं, 1 कप चाय पी के आऊं और फिर से काम करने लग जाऊं। तो कोपिंग क्या है, इमीडिएट स्ट्रेस इमोशनल रिस्पॉन्स, जो हम अपने इमोशंस को सडनली रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ मैंने ठान लिया है कि जब जब मुझे स्ट्रेस होगा तुरंत भाग के जाऊंगा, एक कॉफी और एक बिस्किट खा के आऊंगा, फिर से काम करना शुरू करूंगा। तो ये क्या है, हम उन चैलेंजेस से एक पर्टिकुलर स्किल हमने निकाला, एक टेक्निक निकाली, जिससे हम थोड़े टाइम के लिए उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये कोपिंग है, और रेजिलियंस में कोपिंग आती है, ना कि कोपिंग रेजिलियंस है। समझ पा रहे हैं, एग्जांपल ठीक था, होपफुली आपको समझ आ रहा है। तो बोथ आर डिफरेंट, आप लोगों को समझ आ गया। आप कहते हैं कि रेजिलियंस एज ए ट्रेट कंसीडर किया जाए, एज ए प्रोसेस कंसीडर किया जाए, स्किल कंसीडर किया जाए, और आउटकम कंसीडर किया जाए। अब देखिए मैं आपको काफी कम कम बताऊंगा क्योंकि वीडियो छोटी सी रखेंगे। देखिए, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि कुछ लोगों में इनहेरिटेड ऐसे ट्रेट एट्रीब्यूट पाए जाते हैं कि वो एडवर्स कंडीशन में, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं ना कि बेटा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं मम्मा मैं अभी करके दिखाऊंगा इसको, या नहीं नहीं पापा मैं अभी कर दूंगा इसको, वो नहीं हो रहा, फिर से करके देखेगा नहीं हो रहा, फिर से करके देखेगा नहीं हो रहा, और इवेंचुअली क्या हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है उसको करने में। तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेड कुछ ट्रेट एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो बच्चे को रेजिलियंस बिहेवियर शो करने में उनकी हेल्प करते हैं। ओके, एज ए ट्रेट, रेजिलियंस एज ए ट्रेट हमने स्टडी किया। प्रोसेस क्या होता है, अभी हमने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने क्या किया, 1 साल तक दिन रात मेहनत की, कोशिश की एक एग्जाम को क्लियर करने की, और फिर वो इवेंचुअली क्या हुआ, ऑफिसर बन गया। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस है ना। और स्किल क्यों है भाई, उन छोटी छोटी कोपिंग टेक्निक से, स्किल से उसने क्या किया, रेजिलियंस को बिल्ड किया। रेजिलियंस किसी में नहीं होता, आपने देखा जब वो ऑफिस से पहले था क्या उसमें रेजिलियंस था, नहीं था। उसने बिल्ड किया उन एडवर्स कंडीशन में, उन्होंने उस बंदे ने लड़ना सीखा उन एडवर्स कंडीशन के अगेंस्ट। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो ये स्किल डेवलप हुई उस नौकरी के 1 साल के पीरियड के दौरान। समझ पा रहे हैं। आउटकम, आउटकम हमें कैसे, मेंटल वेलबींग मिली, उसे नौकरी मिली, अब वो खुश है, तो दी ज्यादा आउटकम। समझ पा रहे हैं, रेजिलियंस एज ए ट्रेड, एज ए प्रोसेस, एज ए स्किल, एज ए आउटकम। इसको आप पढ़िएगा, आपको बिल्कुल इजिली समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल इनहेरेंट रिलेटिव स्टेबल कैपेसिटी टू विथस्टैंड एंड रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी। ओके, प्रोसेस की बात करें तो डायनामिक इन नेचर, इवॉल्विंग नेचर ऑफ अडेप्टिंग टू एडवर्सिटी, कोशिश कर रहा है वो बार बार, है ना। रेजिलियंस एज ए स्किल, लर्न एबिलिटीज, competencies that contribute to one's capacity to navigate and overcome adversity, कोशिश कर रहा है वो बार बार, तो ये स्किल हम डेवलप कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही आउटकम, आखिर में आपको क्या मिलेगी, वेलबींग, हैप्पीनेस, हो सकता है आपको पॉजिटिव मिल जाए। तो आपको क्लियर हुआ, रेजिलियंस एज ए ट्रेट, एज ए प्रोसेस, स्किल्स एंड आउटकम, है ना।
तो काफी इजी, आप इनको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको और भी क्लैरिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है की कॉन्सेप्ट इन रेजिलियंस, जो हम बार बार यूज करते हैं, और शायद अभी तक आपने ना एडवर्स को तो बार बार सुना होगा। मैंने जब से पेड़ वाला एग्जांपल लिया ना भाई, तभी से मैंने कहा कि एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है ना। तो ये एडवर्स कंडीशन होती क्या है, एडवर्सिटी क्या है, रिस्क क्या है, कम्युलेटिव रिस्क क्या है, बिल्कुल इजी इजी टर्म है, हो सकता है आपको ना 2 मार्क्स में आपसे पूछ ली जाए कि भी हाँ भाई चलो बता दो एडवर्सिटी क्या होती है, और आप कहेंगे अरे यार कोई बात नहीं अभी बता देते। तो एडवर्सिटी कोई भी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी रेगुलर लाइफ को, रेगुलर डेवलपमेंट को रेसिस्ट कर रहा हो, अफेक्ट कर रहा हो आपकी फंक्शनिंग को, उसे एडवर्स कंडीशन कह देते हैं। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। एडवर्स में विपरीत स्थितियां। अब विपरीत स्थितियां कौन सी होती है, तो फेवरेबल कंडीशन होती है, एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होगी भाई, आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप दे पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऑल दीज आर द फेवरेबल कंडीशन। जैसा जैसा आप चाह रहे हैं कि हाँ मामा मुझे काम के लिए ना बोले, मैं 24 घंटे में से 13 घंटे या 15 घंटे तैयारी करूँ अपने एग्जाम की, उसके बाद मैं खाना खाऊं, सिर्फ स्टडी करूँ, दो ही मुझे काम हो। जैसा जैसा आप सोचते चले जाते हैं वैसा वैसा होता चला जाता है, हम ये कहेंगे फेवरेबल कंडीशन है ना। लेकिन एडवर्स कंडीशन क्या कहेगी, सडनली आपके देश में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। अब वर्ल्ड वॉर ही हो गया तो भाई हम कहेंगे देश क्या हो, सभी में हो गया है ना, या स्पेसिफिकली किन्हीं स्पेसिफिक कंट्रीज में, जैसे कि इजराइल और यूक्रेन में हो चल रहा है, तो ऐसे कहीं आपकी देश में हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, वो एडवर्स कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट को क्या कर रही है, रोक रही है, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर दे, वो एडवर्स कंडीशन आपको कंसीडर की जाएगी, ठीक है, समझ में आ जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्क। अब रिस्क क्या है भाई, इसके लिए एक और अच्छा एग्जांपल मैंने निकाला है। मान लीजिए अब क्या कर रहे हैं, आप गए हैं शादी में, है ना, शादी में क्या है, वहां पर आइसक्रीम है भाई। अब आप कह रहे हैं आपकी थोड़ा सा तबीयत ना हल्की सी डाउन है, आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है यार मुझे रेस्ट करना चाहिए, मैं शादी में भी गलत आ गया हूं। तो आप क्या करेंगे भाई, चलो यार रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा, देखी जाएगी, ऐसा करते हैं ना हम, जनरली करते हैं हम। तो शादी में आपने क्या किया भाई, आइसक्रीम को खा लिया, क्या सोचते सोचते खाया, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, है ना, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, क्या पता ना हो। यहां पर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो किसकी हैं, नेगेटिव आउटकम्स की, अनफेवरेबल आउटकम। आप चाहते हैं आप कभी बीमार हो, नहीं चाहते ना, तो ये क्या है, अनफेवरेबल आउटकम, कि आप बीमार हो जाए, है ना, अनफेवरेबल आउटकम। तो ये पॉसिबिलिटीज बताती है कि यहाँ पर पॉसिबल है कि अगर आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो आपको अनफेवरेबल आउटकम देखने को मिल सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, सो प्लीज डू नॉट ईट आइसक्रीम, है ना। लेकिन आपने क्या किया, ये इसको कहते हैं रिस्क। लेकिन आपने क्या किया भाई, बटर स्कॉच, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ड्राई नट और 2-3 फ्लेवर, आपने सभी को ऐसा देखा, अरे यार 4-5 फ्लेवर है यहाँ तो, यार एक एक बार ना थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हालांकि बीमारी तो होगा, थोड़ा सा देखी जाएगी, है ना। आपने क्या किया, थोड़ा 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 सारे के सारे फ्लेवर आपने चेक किए, तो वो क्या है, कम्युलेटिव रिस्क। समझ पा रहे हैं कि ढेर सारे रिस्क आप है ना एक ही साथ, आपके अनफेवरेबल आउटकम आने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर टू स्ट्रेसर। ये तो मैंने आपके वैसे जनरल एग्जांपल दिया ताकि आप समझ पाए। कम्युलेटिव रिस्क ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके देश में भी लड़ाई हो जाए, ठीक है, सरकार इधर से उधर हो जाए, या फिर हम कहें आपकी फैमिली में कोई इंसिडेंट हो जाए, तो ये सभी कम्युलेटिव रिस्क है जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल उथल पुथल मचा देंगे। समझ पा रहे हैं, कम्युलेटिव रिस्क, रिस्क एक सिंगल रिस्क और ये कम्युलेटिव रिस्क। अब बात करते हैं प्रोक्सिमल रिस्क। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमिटी का मतलब जो हमारे आसपास है, नजदीक है, हम ऐसा कंसीडर करेंगे। प्रोक्सिमल रिस्क कौन सा होगा, जो आपको नियर बाय देखने को मिल सकता है ना। प्रोक्सिमल रिस्क आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस दैट आर क्लोज इन टाइम एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक आउटकम। अब जो ये आइसक्रीम खाना है ना, आप ये देख सकते हैं प्रोक्सिमल रिस्क है ना। लेकिन एक डिस्टल रिस्क आता है। डिजिटल रिस्क क्या कहता है, इसका अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब वो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करना, या फिर कोई सब्सटेंस को अब्यूज करना, है ना, या फिर
ज्यादा स्ट्रेस करना, ओवर स्ट्रेस करना, एंजाइटी रखना, तो ये सभी क्या है बच्चे पर इफेक्ट डालेंगी और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे। आपको बच्चा जब बड़ा होगा ना धीरे धीरे तब आपको देखने को मिलेंगे। तो डिजिटल रिस्क वो होते हैं जो आप डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, इनडायरेक्टली बच्चे पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो डिजिटल रिस्क है। वहां पर आप चाहते हैं आपका बच्चा कुछ ऐसा हो जिसको कोई इम्पेयरमेंट हो या किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो, आप चाहते हैं, नहीं चाहते, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हों, है ना। तो ये क्या है अनफेवरेबल आउटकम्स के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। सो बी केयरफुल इन योर लाइफ, है ना। तो नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फैक्टर। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स जो आपकी एडवर्स कंडीशन में आपको प्रोटेक्ट करते हैं उनको कहते हैं अभी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कहते हैं। कंडीशन एट्रीब्यूट रिसोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू रेसिस्ट नेविगेट इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेसर एंड एडवर्सिटीज। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है ना, एक इंडिविजुअल के रेजिलियंस को एनहांस करने में क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। जैसे कि सेल्फ स्टीम, ये इंडिविजुअल लेवल पर है। सेल्फ स्टीम एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अगर सेल्फ स्टीम हाई होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर रेजिलियंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, ऑप्टिमिज्म होगा, तो क्या होगा, हमारे अंदर रेजिलियंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली लेवल पे अगर हम बात करें तो फैमिली बॉन्ड, कंसिस्टेंट सपोर्टिव पेरेंटिंग, तो ये सभी क्या करती है, हमें एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी एडवर्स कंडीशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब से हाथ धो बैठे हुए, आपकी जॉब चली गई, है ना, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आपकी फैमिली कहती है डोंट वरी बेटा, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो आप हमसे पैसे ले लीजिए और आप ट्राई कीजिए, तो आपके अंदर रेजिलियंस आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप, अरे यार मम्मी के पास काफी पैसे हैं, चलो ऐश करते हैं यहीं पर, तो वो कंडीशन अलग है, ठीक है, वो रेजिलियंस में काउंट नहीं की जाएगी। ओके, कम्युनिटी प्रोटेक्शन। अभी कम्युनिटी प्रोटेक्शन मीन्स आपके फ्रेंड्स भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फैमिली भी, सोसाइटी भी, तो ये कम्युनिटी प्रोटेक्शन की भाई ढेर सारा आपके पास प्रोटेक्शन है, अब आपका बाल विवाह का नहीं हो सकता, तो कम्युनिटी प्रोटेक्शन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, अब आपके ऊपर रिस्क का या फिर कहें किसी भी एडवर्स कंडीशन का बहुत कम इफेक्ट होगा। ठीक है, तो कम्युनिटी प्रोटेक्शन जैसे कि कम्युनिटी रिस्क था। अब बात करते हैं ग्रोथबर्ग्स पैराडाइम ऑफ रेजिलियंस। सो आप पैराडाइम तो समझते होंगे कि पैराडाइम को हिंदी में आदर्श बोल दिया जाता है, कि एक ना पैटर्न जैसे उन्होंने काम किया, उन्होंने रेजिलियंस को कैसे समझा और हमें कैसे समझाने की कोशिश की, उसको कहेंगे हम पैराडाइम ऑफ रेजिलियंस अकॉर्डिंग टू ग्रोथबर्ग। ठीक है, 1999 में इन्होंने ये दिया। इन्होंने जो सारा फोकस था उनका कहाँ था, स्ट्रेंथनिंग इंटरनल रिसोर्सेज to help individual cope up with the potentially transform from adversity। इंटरनल स्ट्रेंथ पर था सारा फोकस, समझ पा रहे हैं। अब जो इंटरनल स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर है, जैसे कि मैंने सेल्फ स्टीम कहा, तो आप क्या कर पाएंगे, उन एडवर्स कंडीशन में उनसे फाइट कर पाएंगे, लड़ पाएंगे और उस कंडीशन से बाहर आ पाएंगे। उनके लिए उन्होंने 3 ब्लॉक का यूज किया, जिसको कहेंगे हम आई हैव, आई एम, आई कैन। और ये अगर आपके अंदर तीनों कंपोनेंट्स हैं तो आप किसी भी एडवर्स कंडीशन से बाहर निकलने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। आई हैव ट्रस्ट, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आइडेंटिटी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री। चलिए थियरी पढ़ते हैं। आई हैव ट्रस्ट रिलेशनशिप, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। अब सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, उनकी फैमिली में कनेक्शन अच्छे हैं, बॉन्ड अच्छे हैं, फ्रेंड्स अच्छे हैं, अच्छा लाइफ में एक मेंटोर मिल गया है जो उनको गाइड कर रहा है। कम्युनिटीज प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी एंड गाइडेंस। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो क्यों ना आपके अंदर रेजिलियंस होगा। आपके पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप ट्राई कीजिए जब तक है जान, है ना, आप जो अपनी जॉब को जरूर हासिल कर लेंगे। अब मान लीजिए यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, है ना, या एसएससी वाले होते हैं या सीजीएल वाले होते हैं, भाई कोई भी जो प्रिपरेशन कर रहा है, इनके एग्जाम्पल में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कॉमन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल दी और ये सभी जानते हैं इन टर्म्स को। अगर मैं कहूँ ए के कोई एस्पिरेंट है, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ पोस्ट होती है इनकी, तो शायद कुछ बच्चे ना जान पाए, एग्जाम्पल समझ ना पाए। तो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल ये सभी बच्चे जानते हैं। और इनके पेरेंट्स आपने देखे होंगे, कुछ के पेरेंट्स तो इतने कोऑपरेटिव होते हैं, कोई बात नहीं बेटा तुम बिना टेंशन के अपनी तैयारी करो, तुम सक्सेसफुल हो गए तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो अगर सपोर्टिव कनेक्शन है, एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, मेंटोर उनके पास अच्छा है, तो आपके अंदर रेजिलियंस बेटर है होने के चांसेस है। सोशल सपोर्ट आपका सिस्टम कैसा है, नेटवर्क, समझ पा रहे हैं। कॉम्पिटेंस, अब कॉम्पिटेंस क्या कहती है कि आप सेल्फ वर्थ रख पा रहे हैं,
सॉरी कॉम्पिटेंस यहाँ नहीं है, कॉम्पिटेंस है यहाँ पर भाई, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है आप में, एकेडमिक अचीवमेंट्स आपकी अच्छी हैं, सोशल इंटरेक्शंस आपकी अच्छी हैं, ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं तो क्या कहेंगे, मैस्ट्री आपकी आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है, सेंस ऑफ मैस्ट्री, तो उसके कहेंगे कॉम्पिटेंस, आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता क्या है, ठीक है। ऑटोनॉमी मीन्स कि आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ को डायरेक्ट खुद कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी, समझ पा रहे, इंडिपेंडेंट नेचर है आपका, ठीक है। आई एम, नाउ आई कैन, अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपके पास, क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, तो आपके अंदर ओवरऑल अगर आपके अंदर अभी ये तीनों फैक्टर्स हैं तो क्या होगा, आपके जो रेजिलियंस है जो बेटर होगा, ठीक है। ये आपकी हेल्प करती हैं, आई एम, आई कैन, आई हैव, आपके बॉडी में या फिर आपके बिहेवियर में रेजिलियंस को डेवलप करने में। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये आपको ही पढ़ना होगा, क्यों पढ़ना होगा भाई, ये डिबेट्स हैं रेजिलियंस पे। भाई डिफिनेशन की बात करें तो कोई कहता है कि डेफिनेशन को ना, अब आपको मैंने क्या कहा, आपने एक टर्म सुनी होगी बाउंसिंग बैक या बाउंस बैक आपने सुना होगा। अब सभी कहते हैं कि हमने इतने सारे तूफानों से लड़ने के बाद वापस खड़े हो पाए हैं, वापस, समझ पाए, तो बाउंसिंग बैक कहा, बाउंसिंग बैक फ्रॉम आवर सेटबैक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ऐसा कहा। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं भाई बाउंसिंग बैक क्यों बोल रहे हो आप, इसको फॉरवर्ड बैक बोल लीजिए, नो सॉरी फॉरवर्ड बैक नहीं, बाउंसिंग फॉरवर्ड, समझ पा रहे हैं, बाउंसिंग बैक नहीं बल्कि बाउंसिंग फॉरवर्ड बोलिए, क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़े हैं। अब ऐसे, अब इस तरह के डिबेट्स आप पढ़ सकते हैं, है ना, तो डेफिनेशन मेजरमेंट पे भी कैसे एक्यूरेटली इनको मेजर किया जाए, समझ पा रहे हैं, रेजिलियंस को मेजर कैसे करें, इंडिविजुअल और कलेक्टिव रेजिलियंस, कुछ कहते हैं कि हम पर्सनल ट्रेट एट्रीब्यूट पर हम रेजिलियंस को स्टडी करें, कुछ कहते हैं हम कलेक्टिव नेचर, एनवायरमेंटल सपोर्ट, इन पर हमको स्टडी करें। रिस्क एंड रेजिलियंस में क्या होगा, अब जब रेजिलियंस शो करते हैं ना, तो कई बार कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हम रिस्क बिहेवियर को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं और आप कहते हैं कि मैं ना शेयर मार्केट में जाऊँगा भाई, ठीक है, शेयर मार्केट में मुझे इन 10,000 रुपये से 5 लाख रुपए बनाने हैं, ठीक है, तो ठीक है आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके पास ये 10,000 ही भी नहीं रहे, ऐसा मानना है साइकोलॉजिस्ट का, तो आप क्या करेंगे, आप कंगाल हो जाएंगे, है ना, बेरोजगार तो है ही, कंगाल भी हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि बैलेंस जरूरी है, रिस्क में और रेजिलियंस में बैलेंस जरूरी है। कुछ का मानना है कि हम रिस्क को बिल्कुल ही भूल जाते हैं जब हमारे अंदर रेजिलियंस है जो आ जाता है। कुछ एथिकल कंसीडरेशन है, ये आप अपने आप पढ़िएगा, आपको मजा भी आएगा और आपको फिर कुछ समझ भी आएगा और कुछ डाउट भी होंगे और फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, है ना। सो ये था हमारा चैप्टर रेजिलियंस का। होपफुली आपको इस एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, रेजिलियंस टर्म आपको बिल्ड करना आ गया होगा भी, हाँ हमें भी अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से लड़ना होगा, जिसकी वजह से हम अपने अंदर एक कैपेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे या एबल हो जाएंगे कि हाँ हमारे अंदर भी एक एबिलिटी है, हमारे अंदर भी एक स्ट्रेंथ है जिसे हम रेजिलियंस कह सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो एडवर्स कंडीशन है, उनमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।